फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? नहीं, नीति आयोग। जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ये बेटा हमारा नेशनल इंडेक्स है, ठीक है। नेशनल मतलब ये सिर्फ हमारी कंट्री के लिए जारी होता है। और कौन करता है? हमारा नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग। क्या होता है एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो सुना होगा। तो व्हाट इज इम्पोर्ट एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट? ट्रेड में होता है बाहर, ठीक है। हाँ, तो ये सिंपल टर्म में यही होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और इससे ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। कि अगर हम किसी कंट्री से गुड्स परचेज कर रहे हैं, अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं, तो दैट इज इम्पोर्ट। और अगर हम अपना गुड्स यहाँ से किसी कंट्री को सेल कर रहे हैं तो दैट इज एक्सपोर्ट। तो नीति आयोग ने एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है, 2022 का डेटा इसमें है। तो ये देखता है कि हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो कैसा है, ठीक है। ज्यादातर ट्रेड में हम बेनिफिशियल कब रहेंगे? जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, ठीक है। तो उसमें हम बेनिफिशियल रहते हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी करते हैं टू ट्रैक एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। टू ट्रैक एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो याद रखना कि नीति आयोग जारी करता है, क्योंकि बेटा देखो बहुत सारी हमारी हैं संस्थाएं, जैसे कि आरबीआई भी है और फाइनेंस कमीशन भी है जो कुछ जारी करता है, और एनएसओ भी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है एनएसओ, वो भी कुछ इंडेक्सेस जारी करता है। बट ये वाला जो इंडेक्स है वो नीति आयोग जारी करता है, तो ये तुमको याद रखना होगा कि नीति आयोग। अब परमाणु बम का जो जनक है उसे किसको कहा जाता है? परमाणु बम का जनक दैट इज जे रॉबर्ट ओपेनहेमर, ठीक है। उसको जाना जाता है परमाणु बम के आविष्कार के लिए। ठीक है। अब कौन था ओपेनहेमर? ही डेवलप्ड फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। कब कब डेवलप हुआ था, कब यूज हुआ था फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन? हाँ, तो कौन सा वॉर था वो, सेकंड था फर्स्ट था? इन्होंने एटम बम वो किया था, और वो सेकंड वर्ल्ड वॉर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जो कि एंड हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1939 में और एंड हुआ था 1945, ठीक है। ये डेट याद रखना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में एंड हुआ, ठीक है। हाँ, तो इतने साल तक ये चला था। और मेनली जो इसमें कंटेंडर कंट्रीज थी दैट इज जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटिश, यूएसए, रशिया और जापान। जापान विक्टिम बना था, तो बाद में जब यूएस ने उस पर हमला करा तब विक्टिम बना था। बाकी यूएस की जापान पे अटैक करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि जापान ने उनके पोर्ट पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था यूएस में, तब उन्होंने उसके जवाब में एटम बम यूज किया, ठीक है। बट इससे हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स का एक ये भी रीजन है कि ह्यूमन राइट्स की डिमांड उठने लगी कि कोई भी वॉर होगा तो ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में आईआईटी की प्रथम डायरेक्टर जो बनी है उनका नाम क्या है? ये बनी है प्रीति अज्ञानम, ठीक है। अभी मैंने तुमको बताया था, शायद वो क्वेश्चन लिखवा नहीं पाई पर मैं बता रही हूँ, तंजानिया में जांजीबार में फर्स्ट हमारी आईआईटी बनने वाली है, ठीक है। जांजीबार, आईआईटी जांजीबार मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला ऑफशोर इंस्टीट्यूशन। ऑफशोर मतलब हमारी कंट्री के बाहर कहीं कोई इंस्टीट्यूशन बन रहा है तो वो यहाँ बन रहा है जांजीबार में, आईआईटी जांजीबार, तंजानिया, अफ्रीका में, ठीक है। अब इसकी जो है प्रथम डायरेक्टर बनी
बनी है प्रीति अग्यालम, मतलब आईआईटी जांजीबार में जो वहाँ की डायरेक्टर होंगी वो प्रीति अग्यालम होंगी, ठीक है। और ये फर्स्ट विमेन डायरेक्टर है इन द होल आईआईटी हिस्ट्री। आईआईटी की हिस्ट्री में अभी भी कोई विमेन डायरेक्टर अभी तक नहीं बनी है और ये पहली होंगी जो बनेंगी, ठीक है। और हमने अभी भारत मतलब भारतीय जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो भी इसकी संस्था है, वो जांजीबार में पहला ऑफशोर अपना आईआईटी बनाएगा। तो ये कहाँ से पड़ी हुई है? ये आईआईटी मद्रास से पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि फ्रॉम साउथ इंडिया, अग्यालम, ठीक है। वो सरनेम से पता चल रहा है कि कहाँ से है, तो ये आईआईटी मद्रास से पड़ी हुई है, ठीक है, ये याद रखना। और कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम मैंने पहले भी तुम्हें बताया, कॉलेजियम सिस्टम में कितने सदस्य होते हैं, कितने लोग होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, जजेस कितने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम जो है दैट इज जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करते हैं, एक कॉलेजियम होती है। इस कॉलेजियम में टोटल 5 जज होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 5 जज होंगे। उन 5 जज में से 4 तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑफ एससी सुप्रीम कोर्ट। और जो +1 जो होंगे वो होंगे हमारे कौन, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम में 5 जज होते हैं, ठीक है। 4 चीफ जस्टिस रहेंगे, नॉर्मल जो चीफ जस्टिस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और एक रहेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो डिसाइड करते हैं कि किसको सुप्रीम कोर्ट के जज पे, चीफ जस्टिस के जज पे और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको नियुक्त किया जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब कॉन्ट्रोवर्शियल कैसे है कि तुमने सुना होगा, अभी तो वो बदल गए, हमारे जो पूर्व कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, वो उनका स्टेटमेंट आता रहता था कि कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहते हैं कि 5 जज हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट जज। तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर इसमें थोड़ा इशू था, इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 2015 में इस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। नल एंड वॉइड किस बेसिस पे किया था? क्योंकि बेटा सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा डीपीएसपी का आरटी नहीं, वो तो सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो जुडिशियरी है दैट इज इंडिपेंडेंट, है ना। हमारी जुडिशियरी कैसी है? इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को इन्फ्रिंज कर रहा था ये वाला है। इंडिपेंडेंस मीन्स क्या कि बाहर पॉलिटिकली उस पर कोई प्रेशर रहेगा। अब अगर पॉलिटिक्स जुडिशरी में आती है तो क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के ही बहुत सारे जजमेंट जो हैं वो पॉलिटिशियन के फेवर में चले जाते हैं, तो अगर पॉलिटिशियन ही जजेस को इलेक्ट करेंगे तो वो अपना मन माना जो उनका वो होगा केस, वो उनसे करवा लेंगे, ठीक ठीक है। अभी थोड़ी बहुत तो उम्मीद बची हुई है, वो बाद में नहीं रहेगी, ठीक है। तो NJAC 2015 में एससी ने खत्म कर दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ये इन्फ्रिंज करता है, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम में बस ट्रांसपेरेंसी का इशू है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को लेकर रहता है कि कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, ये समझ नहीं आता। रिकमेंडेशन आ जाती है कि इसको अपॉइंट कर दो, इसको अपॉइंट कर दो, ये कुछ कुछ कंसिडरेशन ऐसी रहती है, ठीक है। तो याद रखना कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजेस रहते हैं, एक 4 जस्टिस और एक सीजेआई, ठीक है। ये याद रखना कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है, अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन देता है, और फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका? प्रेसिडेंट। मतलब जो बॉडी है दैट इज ये 5 जज मिलके क्या करते हैं, कर देते हैं अपॉइंट, और अपॉइंट फाइनल रिकमेंडेशन के लिए जाता है, और रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट क्या कर देता है, उसको फाइनल कर देता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट के कौन करता है अपॉइंट? गवर्नर। जो हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट है,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारा, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां के जो करता है वो गवर्नर करता है। बाकी हाई कोर्ट है नहीं, सिविल जज का होता है। जैसे कि जज बनने के लिए एग्जाम होता है, बट चीफ जस्टिस बनने के लिए एग्जाम नहीं होता। जैसे कि ये हमारे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी प्रेजेंट में कौन है, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जैसे वो है। तो यहाँ पे सीनियोरिटी का हिसाब से जाते हैं। जैसे कि अगर कोई अब उनके बाद सीनियर वो बनेगा ना चीफ जस्टिस, डीवाई चंद्रचूड़ के बाद अगर कोई चीफ जस्टिस बनेगा तो सीनियरिटी है, जो एज जिनकी एज नियर हो रही होगी। कितनी एज है लास्ट, 65 ईयर्स, पता है ना कितनी एज है, 65 ईयर्स लास्ट है। तो जिसकी भी 65 ईयर टिल 65 ईयर वो सर्व करता है। जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 65 ईयर्स हो जाएगी वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायर्ड हो जाएंगे। फिर जो भी सीनियरिटी के हिसाब से पर्सन होगा उस एज के अकॉर्डिंग, जिसकी 65 ईयर्स होने वाली होगी, ठीक है, उसको रखा जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस वो बनेगा। अब यही सेम चीज क्या है इनके लिए है, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनके लिए क्या है 62 ईयर्स, ठीक है। फिर सीनियरिटी के हिसाब से जो इस नियर एज तक होने वाला होगा, जिसने इतनी सर्विस दे रखी होगी, 10 ईयर्स 15 ईयर्स, जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से, तो वो बनेगा। बट अपॉइंटमेंट की अगर बात आती है कि चीफ जस्टिस कहाँ किस किस को अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट में जज को किसको नियुक्त करना है, हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है कॉलेजियम की उसके हाथ में है। बाकी सिविल जज की अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा है यूपी PCSJ, ठीक है, PCSJ, पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियरी, ठीक है। जुडिशियरी का एग्जाम होता है, उसमें आप मिनिमम जो क्राइटेरिया, मिनिमम जो उसकी वो है क्वालिफिकेशन, दैट इज लॉ, आपने लॉ कर रखी हो, या तो LLB हो रखी हो, या फिर BA LLB जो 5 ईयर का कोर्स होता है वो रखा हो, ठीक है। ये कंप्लीट हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो। ये एग्जाम होता है, 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। उसके हिसाब से फिर आपकी जो प्रीलिम्स में मार्क्स आएंगे, मेंस लिखोगे, मेंस लिखने के बाद फाइनल इंटरव्यू, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे कहाँ के जज बनते हैं, सिविल जज। सिविल जज जैसे कि सेशन कोर्ट में जो चीफ मजिस्ट्रेट होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जो CJM होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वहां पर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। पहले आपको छोटे से ही शुरुआत करवाते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, तब आप ऊपर जाएं। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस जिसको होता रहता है उसको अपॉइंट करते रहते हैं। फिर जैसे कि आपकी फिर प्रमोशन हो गया हाई कोर्ट में, तो फिर हाई कोर्ट में से जब कॉलेजियम बैठेगा तो कॉलेजियम ये देखेगा किसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच कर रहा है, तब आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है। पर हाँ, जज बनने के लिए जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है दैट इज PCSJ दो आप, और उसके बाद सिविल जज बनो, और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाओगे। बट ट्रांसपेरेंसी का इशू कहाँ पर है, जैसे कि कुछ ऐसे एक से है कि कुछ फ्यू जो जजेस हैं दे आर उनके ही परिवार में से जाते हैं। जैसे कि अगर हम जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बात करें CJI की, तो उनके फादर भी CJI रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज रहता है। बट वी आर नॉट सेइंग कि क्वालिफिकेशन या जो कैपेबिलिटी है वो मैटर नहीं करती। जज की पोजीशन ऐसी है कि वहां पर बेटा कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि वो कुर्सी ऐसी है जहाँ पे एक भी जजमेंट अगर गलत होगी तो किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। बट हाँ, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, थोड़ी तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, थोड़ी क्या ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए, ठीक है। बट हाँ, विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, उसके साथ साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ तब तो वो अपने फेवर में जजमेंट ले जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉलेजियम। याद रखना कि हाई कोर्ट के जज के लिए कितनी साल मैक्सिमम होती है, और इसके लिए इनके इतनी एज तक रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, वर्ल्ड डे फॉर इंटर
इंटरनेशनल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? ये 17 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। अब इसमें जो आज की इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, दैट इज विम्बलडन, ठीक है, या इसे विम्बलडन भी कहते हैं या विम्बलडन भी कहते हैं। तो ये जो क्या क्या हुआ, जो विम्बलडन है 2023, ये फर्स्ट टाइम कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, फर्स्ट टाइम। पहले कौन जीतते आ रहे थे, नाम सुना है? टेनिस के जो 3 धुरंधर हैं उनके नाम तुमने सुने ही होंगे, दैट इज व्हाट, राफेल नादाल। कभी खेलते देखा है इनको? देखना कभी। राफेल नादाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। और जो ये कार्लोस अल्कारेज है, इन्होंने किसे हराया है? नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने विंबलडन 2023 अपने नाम कर लिया, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम चैंपियन बने हैं विंबलडन के। और नोवाक जोकोविच जो है वो बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जो है उन्होंने जीते हुए हैं। जैसे कि अभी हमने फ्रेंच ओपन की बात की थी, फ्रेंच ओपन होता है टेनिस का, होता है, ये भी पता है तुम्हें? कौन सा खेल है ये? टेनिस का। और वो भी लॉन टेनिस। टेबल टेनिस और लॉन टेनिस अलग होता है ना, एक टेबल होता है, एक लॉन होता है। लॉन मतलब एक कोर्स पे जो खेला जाता है उसे लॉन कहते हैं, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच के नाम अभी तक 23 ग्रैंड स्लैम है। और ये ऐसे वैसे नहीं है कि ऐसे ही जीत लिए, इनके लिए सी नोवाक जोकोविच के नाम 23 ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं? ये टेनिस की, हाँ, एक तरह से टेनिस के जो अवार्ड होते हैं वो है। बट ये चैंपियनशिप में जो ट्रॉफीज होती है वो जीती जाती है चैंपियनशिप में। अवार्ड तो जैसे कोई दे रहा है वो, बट जो जीता जाता है चैंपियनशिप में उनको टेनिस की लैंग्वेज में ये कहते हैं ग्रैंड स्लैम। तो कैसे, कौन कौन से ग्रैंड स्लैम है? एक तो विंबलडन हो गया, सबसे ऊपर तो विंबलडन आता है, ठीक है। एक आता है फ्रेंच ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है अमेरिकन ओपन, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चैंपियनशिप होती है। तो नोवाक जोकोविच ने टोटल 23 अब तक जीते हुए हैं, ठीक है। और इस कार्लोस अल्कारेज जो है, इसने किसको हराया? 23 ग्रैंड स्लैम होल्डर चैंपियन को हरा करके इसने अपने नाम कर लिया विंबलडन 2023। व्हाट इज विंबलडन? विंबलडन इज अ जगह, मतलब एक प्लेस है वेयर इन इंग्लैंड, लंदन, ठीक है। ये वहां पर होता है, वहां की फेमस चैंपियनशिप है, ये लंदन में है विंबलडन। तो कभी पूछ भी लिया जाता है कि विंबलडन कहाँ पर है, या विंबलडन, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर लो इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये लंदन में, ठीक है। और लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड को और क्या कहते हैं? यूके। और यूके में सिर्फ एक कंट्री नहीं आती कभी भी, ये मत सोचना कि यूनाइटेड किंगडम इज अ सिंगल कंट्री। इसमें 2-3 कंट्री और है। कौन कौन सी है? आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है इसमें, ठीक है। तो याद रखना है कुछ कुछ कंट्री हैं जो ग्रेट ब्रिटेन बनाती है, ठीक है। तो इसलिए उसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। बाकी कुछ अब आजाद हो गई है, जैसे कि नदर्न आइलैंड जो है वो सेपरेट हो गया इससे, और नीदरलैंड भी इसी, ठीक है। चलो, अब ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर। कितनी कंट्रीज के लिए जारी हुआ था ग्लोबल पीस इंडेक्स? 163 के लिए। और 163 कंट्रीज में से ही 126 पायदान पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। टॉप पर कौन है? डेनमार्क। क्या हुआ? न्यूजीलैंड और श्रीलंका। क्या चीज? ग्लोबल पीस में नहीं, 26वें, 126वें पे है। अच्छा, पीस किस टर्म्स पे? पीस इन टर्म्स ऑफ कि उसमें कोई सिविल वॉर नहीं हो रहा हो, कोई प्रोटेस्ट ना हो रहा हो,
वहां की पब्लिक कितनी अनरेस्ट में है। तो अब तो तुम रिसेंट में तुम्हें कंट्रोवर्सी पता ही है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखो अब से पहले 2021 का अगर हम देखें तो फार्मर लॉ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी रेसलिंग का प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, कितनी वहां पे हिंसा भी हुई है। कह दिया दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि जो आपके ऊपर एलिगेशन है वो सीरियस है और उसके हमारे पास सबूत है, एविडेंसेस है, तो होगी प्रोसीडिंग चलेगी, ट्रायल होगा उसके ऊपर। तो चलो ये मामला शांत हुआ। मणिपुर में सीन चल रहा है, मणिपुर का तो अभी शांति नहीं हुआ, भले ही न्यूज में नहीं दिखा रहे हो, भले ही न्यूज में वो पाकिस्तान से कोई लड़की आ गई है उसका दिखा रहे हो, लेकिन लेकिन आप जो रियलिटी है वो डिनाई नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो पीस इंडेक्स जो है, पीस सुनो, पीस इंडेक्स जो है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कि उस कंट्री में कोई भी सिविल वॉर ना चल रहा हो, सिविल वॉर तो है नहीं बट अनरेस्ट ना हो, बट अनरेस्ट तो है, यहाँ पर मणिपुर में भी अनरेस्ट है, तो इसलिए अभी हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, और अभी तुम्हें मैं थर्ड पार्टी ऐप का भी बता रही हूँ, डोंट यूज द थर्ड पार्टी ऐप, इतनी सारी मत यूज करो, जो रिलायबल है वो यूज। ये जो गेमिंग ऐप है ये भी थर्ड पार्टी है, तुम्हें पता है जो चाइना है और अदर कंट्रीज हैं क्या करते हैं वो, जब अच्छा तुम लोग जब भी एनरोल करते हो उसमें, इंस्टॉल करने के बाद उसमें सारी अपनी डिटेल डालते हो, पर्सनल डिटेल डालते हो, तो वो डेटा चला जाता है दूसरी थर्ड पार्टी कंट्री के पास, वो कैसे भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज हो सकती है वो चीजें, ठीक है। तो ये याद रखना थर्ड पार्टी ऐप को लेकर। अब भारत में ऐप की केवल एक प्रजाति पाई जाती है, सबसे पहला तो उसका नाम और उसका IUCN स्टेटस, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ होलो गिब्बन पाया जाता है, देखा है गिब्बन, एक ऐप सॉरी नो एप होता है, एप मींस एक लंगूर की एक प्रजाति होती है, हिलॉक गिब्बन, होलॉक गिब्बन, ठीक है। तो ये सिर्फ केवल यही काइंड, इसी काइंड की प्रजाति हमारे यहाँ पे ऐप की पाई जाती है, ठीक है, और कोई नहीं पाई जाती। और एप मतलब लंगूर, मतलब हमारी लैंग्वेज में इसे लंगूर कह देते हैं बट इसे इट इज एप, ठीक है, इट इज एप। और एप जो है हमारे पूर्वज माने जाते हैं, ठीक है, मनुष्य के पूर्वज जो है, ठीक है। तो वेस्टर्न IUCN ने दो स्टेटस दे रखे हैं, जो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं ये हिलॉक गिब्बन, इनको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला हुआ है, और ईस्टर्न घाट वालों को वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला हुआ है, तो दोनों के नाम लिख लेना, ठीक है, बाद में ये इशू रिजोल्व हो जाए तो थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों के नाम तुम लोग